हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाम ऑयल की। क्योंकि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर है, इन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस बैन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि भाई पाम ऑयल होता क्या है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो ऑयल पाम्स होते हैं एक फ्रूट को ग्रो करते हैं जो कि दिखने में डेट्स या स्मॉल प्लम्स यानी कि खजूर की तरह लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिखाई देता है। और जब इस फ्रूट को प्रेस किया जाता है तो इसमें से पाम ऑयल निकलता है जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिसमें सोप्स हो गए, आइसक्रीम हो गए, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स और इवन बायोफ्यूल, इन सब में पाम ऑयल का यूज होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होता है, इसलिए ये दूसरे ऑयल को इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है, जब गरीब लोगों में राशन बांटती है तो उसमें भी पाम ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पिछले 2 दशकों में ऑलमोस्ट जो भारत के 130 करोड़ लोग हैं, उन्होंने पाम ऑयल की कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ाई है। उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि ये बहुत सस्ता भी होता है, तो उसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पाम ऑयल को काफी यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो इस वजह से जो इसके प्राइसेस हैं वो लगातार पिछले दशकों में बढ़े हैं। और अगर इंपोर्टर की बात की जाए तो भारत इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया में पाम ऑयल का। दूसरे नंबर पे चाइना, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और केन्या दूसरे कंट्रीज हैं जो कि पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और अगर एक्सपोर्टर की बात की जाए तो 60% का दुनिया में जितना ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया जो कि लगभग 25% करता है। यानी कि 84 से 85% जो एक्सपोर्ट किया जाता है पाम ऑयल का, वो इन दो कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आप अगर एक सुपरमार्केट में जाएंगे तो 50% चीजों में आपको किसी ना किसी फॉर्म में पाम ऑयल यूज होता हुआ मिलेगा, वो हर प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है। और अगर हम दुनिया में जितने भी एडिबल ऑयल हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस किया जाने वाला ऑयल है वो भी पाम ऑयल है। आप देख सकते हैं कि जो 2022 की प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसमें पाम ऑयल लगभग 40% है, सोयाबीन 31%, जो मस्टर्ड ऑयल है 16% और सनफ्लावर 12%। और सबसे यूनिक बात पाम ऑयल की क्या है कि 40% प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये सिर्फ 6% एरिया में 40% प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में काफी ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस वजह से ये चीप भी होता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। और अब अगर बात की जाए पाम ऑयल से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, इन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि सभी प्रकार के जो कुकिंग ऑयल और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं उसको 28 अप्रैल से अनटिल फर्दर ऑर्डर्स ये सस्पेंड कर रहे हैं। यानी कि 28 अप्रैल के बाद कोई भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा इंडोनेशिया से। और उसका रीजन है कि खुद इंडोनेशिया में पाम ऑयल की काफी ज्यादा शॉर्टेज देखी जा रही है और उसकी वजह से जो पाम ऑयल और एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं इंडोनेशिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर रिटेल प्राइस की बात की जाए तो वहां पे जो कुकिंग ऑयल का रिटेल प्राइस है वो 26,436 रुपया, यानी कि डॉलर में $1.84 पर लीटर के आसपास हो गया है, जो कि 40% बढ़ चुका है। और कुछ स्टेट तो ऐसी है इंडोनेशिया की जहां पे जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट एक महीने में डबल हो चुके हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बहुत सारी सिटी में धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। और इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 14,000 रुपये का जो पर लीटर है इंडोनेशियन रुपये का, उसका कैप लगाया था बल्क कुकिंग ऑयल की प्राइस पे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेड मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से कि कई बार ये 18,000 रुपये से भी ज्यादा इस महीने में बिका है। तो इस वजह से उनको एक हार्श डिसीजन लेना पड़ रहा है और इसका एक्सपोर्ट बंद करना पड़ रहा है, ताकि जो इंडोनेशिया में प्राइसेस हैं उसको एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सके। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले तो जो इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट है उसमें ये बहुत ही ज्यादा खराब न्यूज है। और हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, प्लस एडिबल ऑयल की जो डिमांड है पोस्ट कोविड कंजम्पशन बढ़ने से, इसके अलावा अभी रमादान पीरियड चल रहा है, उसके अलावा मैरिज सीजन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी कुकिंग ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा है। और इस सप्लाई के रुकने से हमारे यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। भारत लगभग 13 से 13.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करता है और उसमें से 63% के आसपास यानी 8 से 8.5 मिलियन टन जो है पाम ऑयल होता है।
और उसमें से जो पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है 45 से 50% लगभग सिर्फ इंडोनेशिया से आता है। और हमारा दूसरे नंबर का जो इंपोर्टर है वो है मलेशिया, जहां से लगभग 3.8 मिलियन टन आता है। और बाकी का जो आधा मिलियन होता है वो हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं। और अभी पीछे जो ग्लोबल प्राइसेस हैं क्रूड पाम ऑयल के, वो वैसे ही बढ़ गए थे। और उसका रीजन यही था कि एक तो इसकी डिमांड बहुत बड़ी है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रोडक्शन है वो भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है। इंडोनेशिया ने नई जो फील्ड है उस पे बैन लगाया हुआ है, और मलेशिया में लेबर शॉर्टेज चल रही है, इस वजह से सप्लाई भी खत्म हुई है। और पीछे अभी इंडोनेशिया ने क्या हुआ था कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट जनवरी में भी रोक दिए थे, जिसको कि मार्च में बढ़ाया गया। तो ऑलरेडी पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जो क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी फरवरी से अगर हम कंपेयर करें तो 1594 पर टन से बढ़ करके 1828 डॉलर पर टन हो चुके हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है नॉन पाम ऑयल जैसे कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे भी पड़ा है, जो कि 41% बढ़ा है पिछले एक महीने में। 1506 डॉलर पर टन से बढ़कर ये 2125 डॉलर पर टन हो गया है। इसके अलावा जो सनफ्लावर ऑयल की जो प्रोडक्शन है और सप्लाई है वो भी डिसरप्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन रशिया से काफी हद तक आता था, और वहां पे वॉर होने की वजह से सनफ्लावर ऑयल जो इसके अल्टरनेटिव हो सकता था वहां पे भी प्रॉब्लम चल रही है। और उसके अलावा अगर बात की जाए सोया ऑयल या रेपसीड यानी कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह की, तो वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कनाडा में जो कैनोला यानी कि जो रेपसीड की एक वैरायटी होती है उसमें सूखा पड़ने से 2021 में वहां पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत की कम हुई है। उसके अलावा यूरोप में भी बहुत सारी क्रॉप डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से 2022 में सोया ऑयल की भी सप्लाई काफी कम होने की उम्मीद है। सॉरी, मस्टर्ड ऑयल की भी सप्लाई काफी कम होने की उम्मीद है। और अगर सोया ऑयल की बात की जाए तो उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अर्जेंटीना है, और वहां पे भी पिछले साल जो ग्रोइंग सीजन रहा है सोयाबीन का वो काफी पुअर रहा है, तो वहां से भी सप्लाई इंपैक्ट होने की सप्लाई इंपैक्ट होगी। तो इस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और अभी के लिए हमें नहीं लगता कि इसका ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत इस मामले में क्या कर सकता है, तो जो इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो इंडोनेशिया का डिसीजन है इनको नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्वांटिटी को जो हैंडल करने में इनको काफी मुश्किलें आने वाली हैं। ये लगभग 20 लाख टन जो पाम ऑयल है एक्सपोर्ट करते हैं, और जो स्टोरेज कंस्ट्रेंट है इंडोनेशिया में उसकी वजह से इनको लगता है कि अगले 15 दिनों में हो सकता है कि ये जो एक्सपोर्ट बैन है दोबारा से हटा दें। तो उनके हिसाब से अभी पैनिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में ये सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि भाई इंडिया को अगर ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा, इंडोनेशिया से बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है और इस टाइम पे आप हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी ना किसी तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल करके हमारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो टैक्स मेजर्स हैं, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है एडिबल ऑयल पे, उसको अभी के लिए हटाना पड़ेगा ताकि कुछ ब्रीदर मिले प्राइस राइस से। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट में कुछ राहत मिल सकती है, तो सबसे पहले अगर पाम ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया जो कि दुनिया का लगभग 60% पाम ऑयल सप्लाई करता है, वहां पे 2018 के बाद से जो नए परमिट है पाम ऑयल प्लांटेशन के उसको रोक दिया गया है। और उसका रीजन है कि यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए, उससे जो हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी संख्या में नुकसान हो रहा है। तो 193 क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल माने गए हैं, जो कि प्लांट जो पाम ऑयल प्लांटेशन है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसमें टाइगर चिंपांजी वगैरह आते हैं। तो इस वजह से इंडोनेशिया में तो फर्दर सप्लाई बढ़ने की उम्मीद लगती नहीं है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और जो गैप इंडोनेशिया ने क्रिएट किया है, क्या मलेशिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है वो फिल कर पाएगा, वो भी मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड के बाद लेबर शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से मलेशिया भी ये जो मदद है यहाँ पे ज्यादा कर नहीं पाएगा। और अगर बात की जाए सनफ्लावर ऑयल की, तो ब्लैक सी जो कि 76% जहां से कमर्शियल शिपिंग की जाती है सनफ्लावर ऑयल की, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। तो वहां पे भी अभी के लिए लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर बात की जाए सोए ऑयल की, उसमें भी प्रॉब्लम ये है
कि जो मिड मार्च से सोया ऑयल में अर्जेंटीना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोया ऑयल का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है, 33% कर दिया है 31% से, क्योंकि यहाँ पे भी जो डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, और वो भी नहीं चाहते कि जो हमारा ऑयल है वो इंपोर्ट हो, वो चाहते हैं कि पहले पहले उनके देश में इसको यूज किया जाए। और इसके अलावा जो वहां पे सूखा पड़ा है, उसकी वजह से भी जो सोयाबीन की फसल है उससे काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हुई है। और इसके अलावा जो नई फैसिलिटीज हैं सोए और कनोला ऑयल की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में आने वाले सालों में ओपन होंगी, उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किल लगती है कि अभी शॉर्ट टर्म में उससे कोई ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म में शायद वो हेल्प कर पाए, बट अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उससे भी राहत नहीं मिल सकती है। तो अभी तक की डिस्कशन से हम ये तो जान गए हैं कि भाई पाम ऑयल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, पिछले साल उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पाम ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम अनाउंस करी थी। उन्होंने कहा था कि जहां जहां रेनफॉल ज्यादा होता है, जिन जिन रीजन्स में, वहां पे पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो पाम ऑयल है उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये वहीं पे ही किया जा सकता है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है। हालांकि इसके पीछे का एक और इम्पोर्टेंट कारण ये था कि जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, उन्होंने भारत के जो एक्शन थे कश्मीर और न्यू सिटीजनशिप लॉ, उनको क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेटली जो इंपोर्टर हैं पाम ऑयल के, उनको ये बोला था कि भाई आप मलेशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दो। और हालांकि 4 महीने बाद ये इंपोर्ट दोबारा से शुरू हो गया था जब नई गवर्नमेंट आई थी मलेशिया में। और इसके साथ साथ मलेशियन गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ 1 लाख टन जो इंडियन राइस है उसको इंपोर्ट करने के लिए भी डील साइन की थी, तो दोबारा से ये शुरू हो गया था। लेकिन इस जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हमें थोड़ा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और इस वजह से अगस्त में जो ये स्कीम है अनाउंस की गई थी। और 15 अगस्त के 3 दिन बाद यानी कि 18 अगस्त को कैबिनेट जो है भारत की गवर्नमेंट की, उन्होंने 11,040 करोड़ रुपए का जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल के नाम से स्कीम है, उसमें 5 साल के लिए इसका प्लान भी दे दिया था। और इन्होंने जोर दिया था कि भाई भारत को जो इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल की, उसके ऊपर डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या इसके अलावा ईस्टर्न आर्कीपेलेगो है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ यूज किए जाएंगे, यानी कि इन एरियाज को यूज किया जाएगा पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए। और इंडिया जो आज की डेट में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जो पाम ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है, 3 लाख हेक्टेयर लैंड पे। इसका प्लान है कि एडिशनल 6,50,000 हेक्टेयर लैंड पे पाम ऑयल प्लांटेशन को बढ़ाया जाएगा 2025-26 तक। हालांकि इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब ये स्कीम अनाउंस की गई थी, क्योंकि जो पाम ऑयल है वो फास्ट ग्रोइंग और लार्ज प्लांट है, और ये पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। और भारत में इंडोनेशिया और मलेशिया की तरह पानी की जो है अबंडेंस नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है। और ये जो पानी की रिक्वायरमेंट है ये इवन रेन से भी नहीं पूरी की जा सकती। इसके लिए एक अच्छे इरिगेशन सिस्टम्स की जरूरत है। और इसके बाद जो भारत में ऑलरेडी वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है, और इसके फर्दर गिरने की उम्मीद है। और इसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पे सबसे ज्यादा जो पाम ऑयल की प्लांटेशन होती है, प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे भी कोकोनट ऑयल की कल्टीवेशन पे स्विच कर लिया गया है। आज की डेट में लगभग 90% जितना पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है वो भारत की 2 स्टेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। इसके अलावा अगर लीडिंग प्लेयर की बात की जाए पाम ऑयल प्रोडक्शन में, तो वो है पतंजलि ओन्ड रुचि सोया, इसके अलावा 3F ऑयल पाम एग्रोटेक, और गोदरेज एग्रोवेट। तो इस वजह से, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं और इंडोनेशियन बैन से, रुचि सोया और गोदरेज एग्रोवेट को पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है, और इनके प्रोडक्ट के भी प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट में फायदा हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे नुकसान क्या होगा, यानी कि इस डिसीजन से जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने लिया है उससे इम्पैक्ट कौन कौन सी पार्टीज होंगी भारत में, तो सबसे पहले तो आम आदमी परेशान होगा, क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो कि एसेंशियल्स हैं, आप इसको उसके बिना आप सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। तो फर्दर ये बढ़ेंगे तो आम आदमी के लिए तो पक्का ये बहुत ही ज्यादा नुकसान की बात है। इसके अलावा अगर कंपनी लेवल पे बात की जाए, तो कोई भी एफएमसीजी कंपनी, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ब्रिटानिया हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, नेस्ले हो गए, ये सभी जो कि पाम ऑयल को एज एन इनपुट यूज करते हैं, इनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाली है, मार्जिन इंपैक्ट होंगे, तो इनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है।
इसके अलावा जो ओरियो कुकी मेकर मॉन्डेलिस इंटरनेशनल है, ये लगभग 0.5% जो दुनिया भर का पाम ऑयल कंजम्पशन की जाती है, उसका 0.5% अकेला मॉन्डेलिस इंटरनेशनल करता है। तो इस तरह से जो भी एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ज्यादा नेगेटिव न्यूज है और उनके शेयर में इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट देखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में देकर मुझे बताइए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।